My name is Dr. Imran Khan and welcome to my channel Chemistry Unscrambled. आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोर प्रिसाइसली इसमें SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, उनके सारे डिटेल्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है, बट वो बहुत छोटा था। आज का जो वीडियो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक, और आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 एंड SN2, मगर उस पे आने से पहले एक टॉपिक हम लोग पहले कर लेते हैं, दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये टॉपिक करना आप लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको कुछ टर्म्स पता चलेंगे जो कि आप लोग आगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको ज़रा जान लीजिए कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो मैं एक जल्दी से इसको बता दूं कि जो नॉर्मल लाइट होती है वो सारे डायरेक्शंस में प्रोपोगेट कर रही होती है। जब इस लाइट को हम लोग पास करते हैं निकोल प्रिज्म से जब हम लोग इसको पास करते हैं तो ये सारे जो डायरेक्शन में प्रोपोगेशंस हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ दिस लाइट इज़ कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या इसको एक और नाम से बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। फिर से बोलेंगे, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ऑलराइट, जब इस मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम अपने सॉल्यूशन से पास करते हैं, आपने अपने बुक्स में देखा होगा या फिर आप बुक्स में देखेंगे कि एनालाइज़र वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, तो उतना ज़्यादा इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस मोनोक्रोमैटिक लाइट को जब हम अपने सॉल्यूशन से पास करते हैं तो अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी कि वो इस मोनोक्रोमैटिक लाइट को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इट विल आइदर रोटेट towards right by a certain angle or it will rotate the light towards left, इसको बोल्ड से बना देते हैं, towards left by a certain angle। तो ये सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर दे रहा है या फिर लेफ्ट में रोटेट कर दे रहा है, देन द सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, जिस प्लेन में जो प्लेन पोलराइज लाइट थी या मोनोक्रोमैटिक लाइट थी वो वाइब्रेट कर रही थी, उसी प्लेन में अगर बाहर निकलेगी सोल्यूशन से, तो हेंस दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर वो राइट या लेफ्ट में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, अब अगर ये सोल्यूशन राइट में रोटेट कर दे रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, देन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दे रहा है तो ये सोल्यूशन कहलाता है लेवो रोटेटरी। इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलराइट, अच्छा फिर से मैं बता दूं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, एंड लेवोरोटेटरी सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कैपिटल D एंड कैपिटल L देखा है, वो कॉन्फ़िगरेशन बताता है, ऑलराइट, एंड स्मॉल d एंड स्मॉल l रोटेशन बताते हैं। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग इसको सेम बोलते हैं बट सेम नहीं होता, दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को पहचानेंगे कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आइडेंटिफिकेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, एकमात्र रूल जो है, एक हमेशा याद रखिएगा कि एसिमेट्रिक होना चाहिए मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब उसमें सिमेट्री किसी टाइप की नहीं होनी चाहिए। अभी आप एग्जांपल देखेंगे उसमें। ऑलराइट, कुछ लोग बोलते हैं कि कायरल कार्बन एटम शुड बी सफिशिएंट explanation
या सफिशिएंट कंडीशन, बट ऐसे नहीं होती है, अभी आप वो भी देखेंगे। तो बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कायरल कार्बन एटम मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हम लोग इन दो पे फोकस करते हैं। सबसे पहले ये समझिए व्हाट इज़ अ कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम होते हैं वो मॉलिक्यूल जिनके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स लगे हों। तो दिस इज़ अ कायरल कार्बन एटम। ऑब्वियसली नाउ कायरल कार्बन एटम है तो हेंस इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, बस इतना सफिशिएंट है। और ये आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सिमेट्री आपको कहीं से नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप हमेशा सिंपल सा बस इतना है कि आप बस ये चेक करिएगा कि मॉलिक्यूल कहीं से सिमेट्रिक तो नहीं है। अगर सिमेट्री उसमें मिल रही है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर उसमें सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब कायरल कार्बन एटम वाला ज़रा खेल देख लीजिए कि कायरल कार्बन एटम मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कायरल कार्बन एटम पे रिलाई मत करिएगा, क्योंकि ये जैसे सपोज़ मैंने आपको मॉलिक्यूल बनाया, एक मॉलिक्यूल आपको मैंने दिया ये, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं दिस कार्बन एटम इज कायरल बिकॉज चारों ग्रुप जो हैं ये और नीचे वाला सब डिफरेंट है, और नीचे वाला इज ऑल्सो कायरल बिकॉज चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। So this molecule is optically inactive because it has plane of symmetry, राइट। ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कायरल कार्बन एटम होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मीजो कंपाउंड्स। तो आपने देखा कि कायरल कार्बन एटम होने के बावजूद सिमेट्री होने की वजह से मॉलिक्यूल बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमेशा ये देखिएगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, अच्छा, कुछ टर्म्स और हैं जैसे इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, उसको यहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे सपोज़ यही मॉलिक्यूल है जो ऊपर वाला हमने लिया था, ये मॉलिक्यूल है, इसका तुरंत मिरर इमेज बनाइए। अब ये मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस ये चेंज कर देते हैं। अरे यार, फिर वही लिख दिया। नाउ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तुरंत इसका मिरर इमेज बनाइए, तुरंत इसका मिरर इमेज बना दीजिए। तो दिस इज इट्स मिरर इमेज। और अब ये देखिए दोनों मिरर इमेज हैं, और नाउ दीज टू मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। अब इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसी को उठा के अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर रख दूं एग्जैक्टली ऐसे ही, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे एक दूसरे पे। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जब भी बनेंगी तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। कौन सा मर्स? इनैंशियोमर्स। इसी का एक और भाई होता है डायस्टीरियोमर। जैसे ये देखिए, ये मैंने ये खुराफाती कर दी। अब देखिए, आइसोमर है मगर मिरर इमेज नहीं है। समझ में आया? आइसोमर है मगर मिरर इमेज नहीं है, तो हेंस ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो उसमें मैकेनिज्म वगैरह करेंगे, तो एनांशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स की और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कैसे डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो हम लोग वो करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जल्दी से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो आप लोग को पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3Br है, इसमें आप डालेंगे एक्वस KOH। तो एक्वस KOH मान लीजिए आपने डाल दिया, तो इसमें से OH नेगेटिव निकलेगा। तो OH नेगेटिव हमारे Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा एंड बनेगा CH3OH एंड Br नेगेटिव विल बी रिलीज। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब अगला जो है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो दे कैन फॉलो टू मेथड्स या दे फॉलो टू वेज, या हम ये भी बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। टू टाइप्स के ये होते हैं। सबसे पहला आता है यूनिमॉलिक्यूलर एंड सेकेंड आता है बायमॉलिक्यूलर। ऑलराइट, तो अब यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आगे हम लोग अभी देखेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर में होता क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ऑलराइट, एंड बायमॉलिक्यूलर में क्या होता है? बायमॉलिक्यूलर में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। उसको NU से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। ऑलराइट, सो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर एंड दिस वन इज बायमॉलिक्यूलर। अब यहाँ पर SN इसको मैं फर्दर और आगे बताऊँगा कि बोलना चाहूँगा कि यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम लोग फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस होती हैं तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SN1 से, एंड जो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू बी मोर प्रिसाइज, बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SN2 से। अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में और आएंगे SN1 SN2 क्या होता है। वहाँ पर पहुँचने से पहले मैं आपको ये मॉलिक्युलरिटी जो हमने टर्म यूज़ किया, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको दरअसल मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स अभी पढ़ी नहीं होगी, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है एंड ऑर्डर क्या होता है। तो मॉलिक्युलरिटी को मैं अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो इसको मैं जल्दी से बस लिख देता हूँ, इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मतलब कि स्लो स्टेप। So in rate determining step, the number of molecules involved to change the covalency of the reactant. तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि कोवैलेंसी चेंज हो जाए रिएक्टेंट की, तो वो कहलाता है मॉलिक्युलरिटी। अभी हम लोग देखेंगे, मैं अभी जब SN1 SN2 डिटेल में करेंगे तो हम लोग देखेंगे। दूसरा होता है ऑर्डर। ऑलराइट, तो ऑर्डर होता है कि इन द रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स, या दी मॉलिक्यूल्स की बजाय रिएक्टेंट अगर बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, द रिएक्टेंट्स whose concentration changes। ऑलराइट, तो जिनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है रिएक्शन में, उन रिएक्टेंट्स को हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो वो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑलराइट, तो ये समझ लीजिए व्हाट इज़ मॉलिक्युलरिटी एंड व्हाट इज़ ऑर्डर। ये ज़्यादा डिटेल में आप केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें आप इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन, उसकी पूरे मैकेनिज़्म देखते हैं। SN2 मैकेनिज़्म, ऑलराइट, इसको बोला जाता है बाय मॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो अब इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट, नो कार्बोकटायन इज़ फॉर्म्ड, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी SN2 रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने में। तो मैं जल्दी से इसका एक आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर। सपोज़ हमने एग्जांपल लिया CH3Br, ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो पेपर के अंदर जा रहा है। बोल्ड जो मैंने ये वाली बोल्ड लाइन दिखाई है, मतलब दिखा रहा है कि हाइड्रोजन पेपर के बाहर आ रहा है। एंड जो नॉर्मल H वाला ये वाला जो लाइन दिखाया है ये दिखा रहा है कि इन द प्लेन ऑफ, मतलब ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है। एंड ये Br। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दी स्लो स्टेप, और ये स्लो स्टेप में ही जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर जाता है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर एक पहले ही इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज़ Br। ऑलराइट, तो ये OH नेगेटिव को फ्रंट से अटैक करने नहीं देगा। तो ये क्या होगा, ये OH नेगेटिव जाएगा और पीछू से अटैक कर देगा। ऑलराइट, पीछे से अटैक कर देगा। राइट, तो जब ये पीछे से अटैक करेगा तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कार्बन एटम मोमेंटरली इट स्टार्ट्स शोइंग पेंटावैलेंसी। अब आपको मॉलिक्युलरिटी की जो मैंने डेफिनेशन बोली थी, अब उससे थोड़ा सा कोरिलेट करिए इसको। पहले कितनी कोवैलेंसी थी, 4, अब कितनी कोवैलेंसी हो गई कार्बन एटम की, 5। तो कोवैलेंसी चेंज हो गई इन दी स्लो स्टेप। कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए, 2, एक आपका सबस्ट्रेट और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। ऑलराइट, अच्छा, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों हाइड्रोजन है और ये कार्बन एटम है, ये हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे। ऑलराइट, ये हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे। ऑलराइट, सेम प्लेन में रहेंगे और ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर में रहेंगे। एंड OH एंड Br जो है वो ऊपर एंड नीचे रहेंगे एक्सियल पोजीशन में। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्रीज बिटवीन दी कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर उसके बाद फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप में Br नेगेटिव तुरंत भाग जाएगा। एंड अब ये देखिए, अब ये अरेंजमेंट आपको मिलेगा। ऑलराइट, -Br नेगेटिव। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब हम टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रहा है यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड एज, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल हैव इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्यों इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल रहे हैं, बिकॉज पहले जो हमारा लीविंग ग्रुप था वॉज ऑन द राइट हैंड साइड, और हमारा अब जो इनकमिंग ग्रुप है या जो एंटरिंग ग्रुप है वो दैट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑपोजिट साइड में OH नेगेटिव ऐड हुआ है, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज इट हैज़ अचीव्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो SN2 में हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट as well as concentration of the nucleophile. Alright, अब ज़रा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लीजिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2। ऑलराइट, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में है क्या, इसमें ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल लिया है आपके पास, ये हमने कायरल कार्बन एटम यूज़ किया है। कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम्स होते हैं जिनके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ कायरल कार्बन एटम। ऑलराइट, तो इसमें दरअसल मैं ये भी यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि इन्वर्जन ही होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। रिटेंशन का मतलब सेम साइड OH अटैक नहीं करता है। तो मैं आपको ये प्रूव करूँगा। दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज -2 ब्रोमो ऑक्टेन। माइनस का मतलब लेवोरोटेटरी सब्सटेंस है ये, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो जब इसमें OH नेगेटिव डाला गया
तो जब OH नेगेटिव है तो वो दो साइड से अटैक कर सकता है, ये फ्रंट साइड अटैक कर सकता है ए से, पाथ ए, एंड ये बैक साइड अटैक कर सकता है पाथ बी से। ऑलराइट, तो ये ऑब्ज़र्व हुआ कि पाथ ए वाला जो अटैक है, मतलब पाथ ए से जो प्रोडक्ट बन रहा है जो कि ये बनना चाहिए, ये एक्चुअली में बन ही नहीं रहा है। ऑलराइट, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये बन ही नहीं रहा है। सो दिस इज़ नॉट फॉर्म्ड, दैट इज़ -2 ऑक्टेनॉल इज़ नॉट फॉर्म्ड। राइट, बन क्या रहा है? बन रहा है पाथ बी वाला, ये ए है ये बी, बन क्या रहा है? पाथ बी वाला। ऑलराइट, तो ये जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, इससे भी ये प्रूव हो गया कि SN2 मैकेनिज़म्स में हमेशा बैक साइड अटैक होता है एंड हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ही मिलता है इसमें। तो प्रोडक्ट जो बना दैट इज़ 2 ऑक्टेनॉल। तो पहले था लेवो रोटेटरी, अब हो गया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया, और ये तभी पॉसिबल है जब पीछे से अटैक होगा या पिछू से अटैक होगा, जैसे मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ। ऑलराइट, आई होप आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से आते हैं SN1 मैकेनिज़्म में। SN1 मैकेनिज़्म, इसका एक और नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जल्दी से एक हम लोग हल्का सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले लेते हैं जल्दी से, OH नेगेटिव। ऑलराइट, नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज़ कॉल्ड एज टर्शियरी, अरे यहाँ पर सी है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके ऊपर जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो सीधे सीधे ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे, ये अब सही है। ऑलराइट, एंड Br नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें ख़ास बात, ये तो बस मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख दी, ख़ास बात इसमें ध्यान रखने वाली है, ये है कि कार्बोकटायन इज़ फॉर्म्ड। कार्बोकटायन इज़ फॉर्म्ड। अभी आप देखिएगा कार्बोकटायन कैसे बनता है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे खोल के लिखूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये अभी मैंने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं लिया, और अभी एक जब हम लोग इसका स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे तो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज़ अ स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में ही Br नेगेटिव छोड़ के चला जाता है। Br नेगेटिव इसलिए छोड़ के चला जाता है बिकॉज जो कार्बोकटायन बनेगा दैट विल बी हाईली स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकटायन, तो इसीलिए Br नेगेटिव आराम से छोड़ के चला जाता है। ऑलराइट, तो Br नेगेटिव को टेंशन नहीं है कि पीछे जो मॉलिक्यूल छूट रहा है वो अनस्टेबल है। ऑलराइट, तो ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, एंड ये CH3, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल एंड ये पॉजिटिव चार्ज, राइट, प्लस Br नेगेटिव, वहाँ पर भी Br नेगेटिव दिखा दिया था। अच्छा, अब OH नेगेटिव हमारा अटैक करेगा इन अ फास्ट स्टेप। अब OH नेगेटिव जो है वो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है। फ्रंट साइड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जहाँ से Br गया था जिस साइड से, तो वो फ्रंट साइड हो जाएगा, एंड बैक साइड अटैक भी कर सकता है। तो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है एंड बैक साइड अटैक भी कर सकता है। इसका मतलब 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, तो हमें दोनों बनाने पड़ेंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेंगे? एक बनेगा ऐसे, ऑलराइट, अरे CH3 तो बनाओ, और ये एक ये बना, और दूसरा बना ये। थोड़ा सा लिखने में टाइम चला जाता है, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा अच्छी तरीके से। ऑलराइट, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दैट इट हैज़ अचीव्ड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बिकॉज जिस साइड से Br गया है उसी साइड पे तो OH आप देख रहे हैं, तो दैट इज़ वाई इट हैज़ अचीव्ड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। एंड दूसरा वाला ऑपोजिट साइड से है, तो इसको बोलेंगे इट हैज़ अचीव्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक बा। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में। किससे कर दें? चलिए रेड से कर देते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शंस। अब एक बहुत अच्छी और मज़ेदार बात आपको पता चलेगी थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम यहाँ पर एक लेते हैं कायरल कार्बन एटम। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ कायरल कार्बन एटम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ आर स्लो स्टेप। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि यहाँ पर जो रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उसको, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज़ अ स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में जैसे पहले आपने देखा था, अभी भी वैसे ही हम लोग बनाएंगे। जल्दी से बना देते हैं इसको, CH5 और ये ऐसे ऐसे। ऑलराइट, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब हम इसमें डालेंगे मम। क्या? मम मतलब वाटर। तो वाटर कैन अटैक फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। तो अब आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑलराइट, तो अब आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पाथ ए से एंड पाथ बी से। दिस इज पाथ ए एंड दिस इज पाथ बी। ऑलराइट, तो पाथ ए से जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो देखिए, मतलब फ्रंट साइड अटैक से जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो हमें ये मिलेगा। ऑलराइट, तो हमें ये मिलेगा। ऑलराइट, जिसको भी आपने देखा था कि क्या बोलते हैं इसको, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इट हैज़ अचीव रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। एंड जब पाथ बी से जब अटैक होगा तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट हैज़ अचीव्ड inversion in configuration. Inversion in configuration. Alright? अच्छा, तो ये अब जब दोनों 50-50% में या हाफ रेशियो में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स। रेसिमिक मिक्सचर्स। ऑलराइट, अब ध्यान दीजिएगा कि इतना जितना आपने अभी किया है, आपके अपने CBSE या ISC में आपको इतना ही लिखना है कि रेसिमिक मिक्सचर्स इसमें बनते हैं। ऑलराइट, तो आपने पूरा मेथड सब देखा रेसिमिक मिक्सचर्स कैसे बनते हैं। ऑलराइट, बट देखिए थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, बट एक्चुअली में होता क्या है। अब ये जो है ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। CBSE में आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है, ISC में भी यहाँ तक लिखना है, बट एक्चुअली में क्या होता है देखिए, एक्चुअली में इन्वर्जन वाला जो पोर्शन होता है, इन्वर्जन वाला जो पार्ट होता है वो एक्सेस में बनता है, थोड़ा सा एक्सेस में बनता है। अभी आप तो अगर आप इसको में कॉमन सेंस लगाएं कि OH नेगेटिव अगर Br सपोज सामने रखा हुआ खड़ा हुआ है तो OH नेगेटिव Br के पास से, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज ये Br लगा है और यहाँ से OH आ रहा है, तो ये Br जो है ये OH को, हालांकि ये Br हट चुका है मगर फिर भी ये OH नेगेटिव को अपने साइड से उतना ईजिली जाने नहीं देगा। कॉमन सेंस। ऑलराइट, तो OH नेगेटिव ज़्यादा कोशिश करेगा कि वो बैक साइड से अटैक करे। फ्रंट साइड तो अटैक करेगा ही करेगा, मगर ज़्यादा प्रोपोर्शन होगा कि वो बैक साइड से अटैक करेगा। ऑलराइट, इसीलिए इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाले जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ ये आपका एक सिस्टम है, कायरल कार्बन एटम है ये। ऑलराइट, तो मैंने जैसे बताया कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्वर्जन का जो पोर्शन है वो कितना ज़्यादा है। ऑलराइट, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा यहाँ पर, दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस दैट वी आर स्टडिंग हियर।
ऑलराइट, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। अब देखिएगा, अगर कार्बोकटाइन अनस्टेबल होगा, कार्बोकटाइन थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, तो क्या ये X नेगेटिव छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा इतने जल्दी। जब X नेगेटिव छोड़ के नहीं जाएगा तो H2O की प्रोबेबिलिटी या मम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्या होगी? बैक साइड अटैक करे। फ्रंट साइड अटैक करेगा, मगर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बैक साइड ज़्यादा अटैक करेगा। तो जब बैक साइड अटैक करेगा तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो देखिए ये, तो H2O विल टेंड टू अटैक फ्रॉम बैक साइड मोर एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट साइड। फ्रंट साइड वाला होगा बट बैक साइड से ज़्यादा अटैक करेगा, तो आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। ऑलराइट, तो इन्वर्जन वाला ज़्यादा मिला, आपको फ्रंट साइड वाला भी मिलेगा बट इन्वर्जन वाला यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो ये एक्सेस में होगा यहाँ पर। ऑलराइट, और प्लस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस रेसिमिक तो होगा ही। रेसिमिक मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सॉरी, इन्वर्जन एंड रिटेंशन वाले तो होगा, बट रिटेंशन जो होगा, इन्वर्जन होगा, वो एक्सेस में होगा। अब दूसरा देखिए, अगर आपका कार्बोकटाइन स्टेबल है, जब स्टेबल है तो X नेगेटिव पहले ही भाग गया, जब पहले ही भाग गया तो H2O अब वो फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है एंड बैक साइड भी इजीली अटैक कर सकता है, तो उसके पास दोनों प्रोबेबिलिटी हो गई। अरे हाँ, ये दरअसल ये ऐसे है। ऑलराइट, तो ये H2O फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है एंड बैक साइड भी अटैक कर सकता है। तो जब फ्रंट साइड अटैक करेगा, तो ये बनेगा, ऑलराइट, तो आपको ये मिल गया, रिटेंशन मिल गया, एंड जब बैक साइड अटैक करेगा तो आपको इन्वर्जन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे केसेस में जब बहुत स्टेबल होता है कार्बोकटाइन, तो रेसिमिक मिक्सचर्स का जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो रेसिमिक मिक्सचर्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इन्वर्जन बनेगा मगर रेसिमिक वाला जो पोर्शन होगा वो होगा एक्सेस में। 100% रेसिमिक मिक्सचर्स नहीं बनते हैं SN1 रिएक्शंस में, मगर बोर्ड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, बोर्ड के लिए यू नीड टू राइट सिर्फ यहाँ तक आपको बोर्ड के लिए लिखना है। ऑलराइट, फिर हम लोग अब आगे आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैकेनिज्म, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो काइंडली कीप पेशेंस, ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, ज़रा हम लोग देखते हैं। ऑलराइट, तो पहला फैक्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। इफ़ेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, राइट। जैसे सपोज़ आपको एग्जांपल मिला CH3Br, CH3CH2Br, CH3 दिस, एंड नीचे में मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे करके। ऑलराइट, तो बस हमेशा ये याद रखिएगा, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा वो SN1 शो करेगा, जो स्टेबल कार्बोकटाइन नहीं बना पाएगा वो SN2 शो करेगा। तो आप तुरंत देख सकते हैं ये SN2, ये SN2, ये SN2 एंड SN1 दोनों शो करेगा, बट SN1 ज़्यादा शो करेगा और ये एक्सक्लूसिवली SN1 शो करेगा। ऑलराइट, तो ज़रा एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए कि आखिर क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन इंडक्टिव इफेक्ट से देख लेते हैं।
ऑलराइट, मैंने जैसे बोला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन, अब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन तो 3 डिग्री वाला बनाएगा ना। क्यों ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा? बिकॉज आपको एक रूल हमेशा पता है कि वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा या वो ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। यहाँ पर हम लोग कार्बोकटायन की बात करें तो उसी को देख लेते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा। ये हमेशा रूल याद रखिएगा। एक जनरल रूल मैं आपको बता देता हूँ कि जिन स्पीशीज़ में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या जिन स्पीशीज़ में चार्ज सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बस ये रूल हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे देखिएगा CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इस केस में सबसे कम होगा, हैंस दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। और जैसे मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा वो सबसे ईजिली SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। तो अब बाकी सब आप ईजिली आराम से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, यही स्टेबिलिटी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रेड 11th में आपने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोग मतलब हम लोग जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, जैसे जो कार्बोकटायन है उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन आटम होता है वो अल्फ़ा कार्बन, एंड अल्फ़ा कार्बन आटम के पास जो होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये अल्फ़ा कार्बन आटम है और इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इट हैज़ 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकटायन, और बाकी सबसे आप कंपेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतना ईजिली वो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। थर्डली जो है आप स्टेरिक इफेक्ट से भी इसको शो कर सकते हैं। स्टेरिक इफेक्ट से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कि ये बल्की ग्रुप्स होते हैं, जैसे CH3 वाले जितने आप सब ग्रुप्स देख रहे हैं बल्की ग्रुप्स होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं। ऑलराइट, अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस में रहने की कोशिश करेंगे। बल्की ग्रुप नहीं होंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस में रहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बट क्योंकि बल्की ग्रुप है तो मैक्सिमम डिस्टेंस में रहने की कोशिश करेंगे। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस तभी होगा जब सबके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज़ होगा। ऑलराइट, अब बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज तभी अचीव कर सकते हैं जब Br नेगेटिव को ये रिलीज़ कर दें। तो Br नेगेटिव जैसे ही Br नेगेटिव को रिलीज़ कर देंगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाएंगे, दैट इज़ 120 डिग्रीज़। इसीलिए ये Br नेगेटिव को इजीली रिलीज़ करते हैं टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकटायन। तो ये 3 एक्सप्लेनेशंस थे जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि कार्बोकटायन स्टेबल कार्बोकटायन जो होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म ईजिली शो करते हैं। फिर आता है इफ़ेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। इफ़ेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप, वो पोछे वाला फिनाइल नहीं है, बेंजीन वाला फिनाइल होगा ये। इफ़ेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप, ऑलराइट। तो जैसे एक एग्जांपल देखेंगे CH3Cl, फिर ये PH इज़ फिनाइल, फिर ये PH2 इज़ दिस, एंड ये आपका आ गया। ऑलराइट, अब होता क्या है कि नाउ दिस इज़ SN2 एक्सक्लूसिवली, दिस इज़ SN1 प्लस SN2, बट SN1 ज़्यादा शो करेगा, एंड दिस इज़ SN1 एंड दिस इज़ SN1। ये अब इसलिए ट्रेंड फॉलो हो रहा है बिकॉज आप लोग ने ग्रेड 11 में पढ़ा है जो फिनाइल ग्रुप होता है, बल्कि जो यहाँ पर जब Cl नेगेटिव हटेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यही है, ये CH2 होना चाहिए। जब Cl नेगेटिव चला जाएगा, ऑलराइट, माइनस Cl नेगेटिव जब हो जाएगा तो ये बनेगा CH2 पॉजिटिव, बेंजाइल कार्बोकटायन। नाउ दिस बेंजाइल कार्बोकटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऑलराइट। तो रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज हो जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्पीशी या वो चार्ज स्पीसी ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा, ऑलराइट। तो रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको कोई पूछे तो आप इसको बनाइएगा, आपने ग्रेड 11th में पढ़ा हुआ है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका बेंजीन का हो गया। अब देखिए जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप लगेगा उतना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा पॉजिटिव चार्ज, एंड हेंस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जैसे मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो SN1 मैकेनिज्म शो करने की टेंडेंसी रखेगा, राइट। तो ये फिनाइल ग्रुप इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सिमिलरली अलाइल ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है,
ठीक है, अलाइल ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या अलाइल क्या होता है, ये क्या, ये। सो दिस इज़ अलाइल क्लोराइड, दिस इज़ अलाइल क्लोराइड। ऑलराइट, अब अलाइल क्लोराइड भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज। Cl नेगेटिव निकल गया तो कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या डीलोकलाइज हो जाता है, ये ऐसे आएगा तो ये CH2 पॉजिटिव, CH एंड, तो हेंस दिस विल ऑल्सो शो SN1 मैकेनिज्म। मगर विनाइल भाई साहब जो हैं, विनाइल क्लोराइड जो हैं, वो ना ही SN1 शो करते ना ही SN2। विनाइल क्लोराइड डज नॉट शो SN1 एंड SN2 बोथ, ये दोनों नहीं शो करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये हो रहा है, Cl छोड़ के जा नहीं पाएगा। जब Cl छोड़ के जा नहीं पाएगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। कार्बोकैटायन इसलिए नहीं बन रहा बिकॉज रेजोनेंस के वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। सॉरी, ये लोन पेयर अपने इधर ये सप्लाई करेगा। पहले ही देखिए हो क्या रहा है, इसको मैं इरेज कर दूं। तो देखिए ये डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे इन लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कूदी करके आ जाएंगे यहाँ पर, तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे ऊपर आएगा पॉजिटिव, तो ये अपने लोन पेयर्स इधर सप्लाई कर देगा। तो हेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से Cl ईजिली छोड़ के नहीं जा पाएगा, तो कार्बोकैटायन नहीं बन पाएगा कार्बन आइटम पे। तो SN1 इसलिए नहीं शो हो पाया। अब SN2 इसलिए नहीं शो हो पाया बिकॉज ये देखिए कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा? पिच्चू से। ऑलराइट, तो इसीलिए SN1 एंड SN2 शो नहीं करता है विनाइल क्लोराइड। अब हम लोग आते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ऑलराइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मोर पोलर solvent, more porous solvent will promote SN1 mechanism than SN2। अब क्यों होता है? पोलर सॉल्वेंट के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, बिकॉज इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से होता क्या है, वो आयनाइज कर देता है अपने कार्बोकैटायन अल्काइल हैलाइड को ज़्यादा जल्दी आयनाइज कर देता है, एज इट आयोनाइजेज द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आयनाइज करेगा उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन बनेगा। जितना ज़्यादा आयनाइज करेगा उतना ज़्यादा कार्बोकैटायंस बनेंगे, एंड हेंस इट विल फैसिलिटेट दी SN1 मैकेनिज्म। ऑलराइट, एक चीज़ मैं इसमें और आपको बता दूं कि आफ्टर आयनाइजेशन सपोज वाटर अगर उसमें पड़ा हुआ है, तो आफ्टर आयनाइजेशन द आयंस विल बी सॉल्वेटेड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल उनके चारों तरफ आ जाएंगे सॉल्वेटेड, तो जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस के चारों तरफ आते हैं तो बॉन्ड बनने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एनर्जी फर्दर यूटिलाइज हो सकती है टू इनिशियली आयनाइज दी सब्सटेंस, मतलब जो इनिशियल आयनाइजेशन है उसको इन्हांस करने में ये एनर्जी यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मोर इनिशियल आयनाइजेशन। ऑलराइट, फिर से मैं बोल दूं, जो मॉलिक्यूल्स जो हमारा अल्काइल हैलाइड जब डिसोसिएट करेगा तो आयंस बनेंगे, वो आयन ज़्यादा ईजिली सॉल्वेट हो जाएंगे। अगर हमारा वाटर एग्जाम्पल है, जितना ज़्यादा सॉल्वेट होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, एंड दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज टू आयनाइज द इनिशियल, टू प्रमोट द इनिशियल आयनाइजेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो ज़रा मैं जल्दी से ऑर्डर लिख देता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये है फॉर्मिक एसिड,
ethanol, C2H5OH, that is methanol, ethanol, sorry, this is methanol, this is methanol, this is ethanol, and this is ethanoic acid. ऑलराइट, तो ये SN1 ईजिली शो करेगा और ये डिक्रीज़ होने लगता है, तो मतलब दूसरा वाला जो होगा SN2 को प्रमोट करेगा। ठीक है, अब दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर, SN1 और SN2 के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूँ कि सॉल्वेंट का खेल इसमें क्या होता है कि सपोज़ ये आपका RX है, ये डिसोसिएट हो जाएगा जैसे ही आपने इसमें सपोज़ वाटर डाला या कोई भी सॉल्वेंट डाला, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ऑलराइट, तो ये इसको ऐसे करके लिख देता है R पॉजिटिव X नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटना यहाँ पर चालू हो गया। अब होता क्या है, जो अपना जो सॉल्वेंट है वो इस इंटरमीडिएट को सॉल्वेंट इस इंटरमीडिएट के साथ डायपोल बॉन्ड बना लेता है। ऑलराइट, दिस सॉल्वेंट फॉर्म्स डायपोल bonds with the intermediate। ऑलराइट, तो इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, राइट। तो इंटरमीडिएट जब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो उसका इसको ऐसे इंटरमीडिएट, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो, इसको मैं ऐसे करके थोड़ा सा और अच्छी तरह से शो कर देता हूँ। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये HS इज़ दी सॉल्वेंट। ऑलराइट, तो ये जो इंटरमीडिएट है उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देता है सॉल्वेंट डायपोल बॉन्ड बनाने की वजह से, जिसके वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है इंटरमीडिएट की वो कम हो जाती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है तो रिएक्शन स्पीड्स अप, सो द रिएक्शन स्पीड्स अप। ऑलराइट, तो ये आपका जो सॉल्वेंट है उसका खेल आप देख रहे हैं SN1 रिएक्शन में। अब ज़रा ये SN1 रिएक्शन का आपने खेल देख लिया। अब SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, अब SN2 रिएक्शन में होता क्या है कि सपोज़ आपका ये सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, तो अब जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ये दरअसल ये इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए इन दी एंटायर मॉलिक्यूल। सो ये सॉल्वेंट के साथ डज नॉट, ऐसे करके इसको लिख देते हैं, डज नॉट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग डायपोल बॉन्ड with the solvent। तो जब स्ट्रॉन्ग डायपोल बॉन्ड नहीं बन रहा है सॉल्वेंट के साथ, तो इंटरमीडिएट की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। जब इंटरमीडिएट की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो रिएक्शन स्लोज डाउन, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि SN1 एंड SN2 में दरअसल एक्चुअली में खेल क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द इंटरमीडिएट का पूरा यहाँ पर खेल हो रहा है। ऑलराइट, मगर एक मज़ेदार बात देखिए कि मान लीजिए ये देखिए ये एक्सक्लूसिवली SN2 शो करता है, मगर हम इसे SN1 करवा सकते हैं। कैसे, ये देखिए मम डाल दिया एंड फॉर्मिक एसिड, दोनों ही स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये SN1 शो करने लगेगा। ऑलराइट, और ये तो नॉर्मल आपका SN2 हो ही रहा है। ठीक है, अब लास्ट फैक्टर जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ एंटरिंग एंड लीविंग ग्रुप्स। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एंटरिंग ग्रुप जो होगा दैट शुड बी, एंटरिंग ग्रुप शुड बी a strong nucleophile। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा?
जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली डोनेट कर सकें, ऑलराइट, दैट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ हैलाइड्स में, तो आयोडीन सबसे ईजिली, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, फॉलोड बाय Br नेगेटिव, फॉलोड बाय Cl नेगेटिव। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सके वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, हैंस दैट विल बी अ बेटर एंटरिंग ग्रुप। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकते हैं वो तो हो ही गया, मगर साथ ही साथ एक पॉइंट मैं और बता दूं, दैट इज़ स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे स्मॉल आयंस मान लीजिए, ये स्मॉल एंटरिंग ग्रुप सपोज Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव क्योंकि सॉल्वेंट में है, तो Cl नेगेटिव के स्मॉल है आयन है, तो Cl नेगेटिव के चारों तरफ खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको कवर कर लेंगे। मान लीजिए ये खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, अब ये एक लेयर नहीं होगी, ये खूब सारी लेयर होगी, ऑलराइट। तो खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐसे कवर कर ले रहे हैं। तो अब ये भाई साहब जब जाएंगे हमारे रिएजेंट के ऊपर अटैक करने के लिए, तो आप इनको बहुत सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, दैट इज़ वाई दिस विल नॉट एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ऑन दी अदर हैंड आयोडीन का जो साइज़ है वो बड़ा, अब इसकी तरफ कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं चारों तरफ, तो इनको कम बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। जब कम बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो हेंस इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब फिर आ जाते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के लिए हमेशा याद रखिएगा, वीक बेस will act as a good leaving group. ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वीक बेस विल एक्ट एज अ गुड लीविंग ग्रुप। अब वीक बेस आपको मैं लिस्ट लिख देता हूँ, वीक बेस भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, ऑलराइट। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये पूरी एक मैं लिस्ट लिख दे रहा हूँ, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ वीक बेस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आयोडीन इज़ अ वीकर बेस दैन Cl नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड मतलब न्यूक्लियोफाइल होना एंड बेस होना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आप कभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे आगे। तो आपने ये पूरा देख लिया कि वीक बेस विल एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये मैंने आपको एक लिस्ट लिखवा दी है, दैट दिस इज़ अ वीक बेस, ऑलराइट। तो ये हमेशा आप इसको फॉलो करिएगा। सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किए, आप लोग को समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा एलैबोरेट करके वीडियो बना सकूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आप अपने बुक्स से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज़म्स एंड उसके रिएक्शन पे, तो आप उसको ज़रूर लगाइएगा, ताकि इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। So with this is Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have enjoyed the video. Thank you for watching it. Thanks a lot.